हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। अपन स्टार्ट कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी मैराथन सीरीज। मैराथन सीरीज में अपने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। नाउ इन दिस बुक ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, का फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे ना, कैसे कैश फ्लो बनाया जाता है, क्या रूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन। फॉर श्योर एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, तो छोड़ के तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कर रहा है, बहुत ईजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहना चाहता है ये? वो स्टेटमेंट जिसमें हम क्या लिखते हैं, कैश का फ्लो लिखते हैं। कंपनी इस स्टेटमेंट में क्या दिखाती है, अपना कैश का फ्लो। अब फ्लो कितने तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो यानी कैसे पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है। फ्लो, इनफ्लो मतलब अंदर आना है ना, कैश अंदर आ रहा है। आउटफ्लो मतलब बाहर जाना। कैश का इनफ्लो कैसे होता है कंपनी में, वो लिखेगी इस स्टेटमेंट में। कैश का आउटफ्लो कैसे होता है, वो लिखेगी इस स्टेटमेंट में। क्या? कंपनी। दैट्स इट, स्टेटमेंट खत्म। तो मतलब 2 ही चीजें आती हैं इसमें, कैश का आना और कैश का जाना। अब देखो, हमें लाइन से ऐसे नहीं लिख देना है कि जैसे जैसे कैश आ रहा है लिखते जाओ, जैसे जैसे जा रहा है लिखते जाओ, नहीं। प्रॉपर एक फॉर्मेट अपन को दे रखा है। किसने दे रखा है? ICAI ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, दैट इज AS3। क्या नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पर चैप्टर पढ़ते वक्त आपको याद रखना है कि कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है। कैश का मतलब बैंक भी है आपका, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है, एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। कहीं ऐसा नहीं बैंक में पैसा गया तो उसे आउटफ्लो मान लें, बैंक से पैसा आया तो उसे इनफ्लो मान लें, नहीं। अंदर अंदर नहीं खेलना है। कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना था इस चैप्टर में, दैट इज कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ऑल पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स को आपको इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिखना है। आया समझ में? स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक वो स्टेटमेंट जिसमें कंपनी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करती है इन सिस्टमेटिक मैनर दैट इज प्रेस्क्राइब बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस अब हमें कोई वो सिस्टमेटिक मेथड पढ़ना है और आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? P&L आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और चेंज इन इक्विटी भी आता है। तो एक पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कौन बनाता है? ज़्यादातर कैश फ्लो सारी की सारी कंपनीज बनाती हैं, जिन पर AS3 की क्या लगेगी? आप कंप्लाइंस लगेगी। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, 1 साल का बनाएंगे। It highlights the source of cash inflow and cash outflow and help in assessing the liquidity, solvency and financial flexibility of company. फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स को क्या करती है? एनालिसिस करती है। अब उसके एनालिसिस के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला था कॉमन साइज, दूसरा था कंपैरेटिव, नेक्स्ट था अपना अकाउंटिंग रेशियो और उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी फाइनेंशियल्स को बनाती है, उनको एनालाइज करती है विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉमन साइज, कंपैरेटिव, अकाउंटिंग रेशियो। ये क्या बताते हैं कंपनी की कि भाई कंपनी की कितनी सॉल्वेंसी है, कंपनी के पास कितना आज पैसा है कि वो अपने डेट्स को क्या कर पाए? क्लियर कर पाए। कितनी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है कंपनी की, दैट इज
कैश कितना है उसकी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, करंट असेट कितने हैं, करंट लायबिलिटीज कितनी है, क्या कंपनी आइडियल रेशियो में है या फिर नहीं है, क्या कंपनी का डेविएशन ज़्यादा है आइडियल से या फिर कम है। तो ये सब कौन बताता है, ये टूल्स बताते हैं, एनालिसिस टूल्स बताते हैं। कैश फ्लो भी क्या बताता है आपका, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनी। ये जरूरी होता है बनाना, क्यों, जिससे कंपनी की क्या पता चलती है, कैश पोजीशन, कि आज कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना पैसा कंपनी का आउटफ्लो होता है और कितना इनफ्लो होता है, कौन कौन से तरीके से पैसा आता और जाता है, मतलब कौन सा मेजर पोर्शन है। पता चला कंपनी बहुत सारे असेट्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है, नो डाउट पैसा आ रहा है, लेकिन क्या असेट्स को सेल करना बहुत अच्छी बात है, नहीं, असेट्स को तो यूज़ करना अच्छी बात होती है ना। अब कंपनी हर साल असेट को बेचे ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो बैकलॉग है कंपनी में, नो डाउट कैश इनफ्लो हो रहा है असेट के बेचने से, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जब भी तो कंपनी हर साल असेट ही बेचे जा रही है। ओके, देखते हैं अब आगे। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कंपनी का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे क्या देखेंगे कि भाई कंपनी को इनफ्लो आउटफ्लो होता कहाँ से, तो मेजर 3 एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से कंपनी को पैसा आएगा। तो कैश जनरेटेड रहने देते हैं, कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज से होगा। फर्स्ट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड वन इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी में 3 ही तरीके से पैसा आता और जाता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिस भी काम में कंपनी क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, जो भी कंपनी का क्या है, मेजर वर्क है, ऑपरेशनल जो काम है, वहाँ से पैसा आना और जाना किस में आ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मान लेते हैं आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आप कपड़ा बनाओगे, उसे बेचोगे, कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कपड़ा खरीदोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो जो ऑपरेशनल वर्क से कंपनी में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसे बोलते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ सामान खरीदने बेचने से तो काम चलना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ असेट भी परचेज करने पड़ेंगे। असेट को परचेज करना, वो असेट अब धीरे धीरे खराब हो गए हैं तो 4-5 साल बाद उन असेट्स को बेच देना, फिर से नए असेट को परचेज करना, सब किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। क्यों, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपका एक बार तो पैसा गया, लेकिन वो क्या देते हैं, आपको रिटर्न्स देते हैं। मान लेते हैं वही आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपने क्या खरीदा, एक ऑटोमेटिक कपड़े को आयरन करने की मशीन खरीदी है, ठीक है, क्या हो गया, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट है। क्या वो मशीन आपने बेचने के लिए खरीदी है, क्या नहीं, वो तो हमने यूज़ करने के लिए खरीदी है ना। अब यूज़ करेंगे इसका मतलब आपने उसमें क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अपन लोग करते हैं ना अपनी सेविंग्स से क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, क्या बोला यार इन्वेस्टमेंट है ये, तो इमरजेंसी में बेच देंगे, काम आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जहाँ से कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, उससे क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा, रिटर्न्स आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इनफ्लो हो जाएंगे। कंपनी क्या करती है, कभी कभी किसी और कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर देती है, ठीक है, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लोग आपको क्या देते हैं, रिटर्न्स में एज ए इंटरेस्ट देते हैं या डिविडेंड देते हैं, सब किस में आएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट वन इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस कर लिया, असेट खरीद लिए, सबके लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, है ना। पैसा ही नहीं है तो कर लो बिजनेस, कहाँ से करेंगे, तो कंपनी पैसा कहाँ से लेती है, देखो सारा तो आपके पास होगा नहीं, इतना पैसा कंपनी अपने घर से तो नहीं ला सकती, तो क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। तो शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, बैंक से लोन लेना, रिश्तेदार से लोन लेना, पब्लिक से लोन लेना, सब किस में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। मतलब कंपनी जहाँ से किसका इंतजाम करती है, बिजनेस करने के लिए पैसे का, फाइनेंस का, ठीक है, तो वो सब किस में आएगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तब आप शेयर इशू करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, किस में लिखोगे, फाइनेंसिंग में लिखोगे। अब देखो आपने शेयर इशू किया,
आपको भी क्या देना पड़ेगा उनको, रिटर्न्स के तौर पर आपको उन्हें डिविडेंड और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। डिबेंचर्स को आप इंटरेस्ट दोगे, शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड दोगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका आउटफ्लो हो गया कैश का, किससे रिलेटेड, फाइनेंस से ही रिलेटेड है, ये भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो बिजनेस में कैश का फ्लो वेदर इट इज इनफ्लो और वेदर इट इज आउटफ्लो कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड लास्ट वन इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लाइन वाइज हम इनको लिखते हैं इन अ प्रॉपर फॉर्मेट दैट इज प्रिस्क्राइब बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उसमें हम इनको लिखेंगे और लास्ट में क्या निकालेंगे कि हमने कितना कैश बिगनिंग में था और कितना हमारे पास आज एंड में है। इन तीनों एक्टिविटी से कितना कितना कैश जनरेट होता है उसका अलग अलग से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तीनों को लास्ट में हम मर्ज कर देंगे। एग्जाम में आपको अलग अलग कैलकुलेशन भी आ सकती है, एग्जामिनर सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन भी दे सकता है, ऑपरेटिंग का भी दे सकता है और एक फुल क्वेश्चन भी दे सकता है। तो तीनों की प्रैक्टिस करनी है, फुल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, अभी तक हमने देखा कि भाई 3 तरीके से बिजनेस में कैश आ रहा है और जा रहा है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने असेट को परचेज किया तो मैंने क्या करा, माइनस करा है, और सेल करूंगी तो मैं उसे ऐड करूंगी, ठीक है। असेट परचेज किया तो मैंने माइनस क्यों किया, मैम असेट आ रहा है, ऐड करना चाहिए था। देखो नाम ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। असेट लायबिलिटी से आपको कोई लेना देना नहीं है, असेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी वो सब हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में कर चुके। यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे पैसा आना और पैसा जाना। बचे कुचे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ मत लगाइएगा कि अगर देखो असेट खरीदा है तो ऐड होना चाहिए, नहीं, असेट खरीदा पैसा गया तो आपको वो लेस ही करना है। असेट बेचा, असेट बेचोगे तो क्या करोगे, ऐड करोगे, पर ऐड तो नहीं करना चाहिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो वो क्रेडिट होना चाहिए। सारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को कैश फ्लो में नहीं लगाना है। कैश फ्लो का मतलब पैसा आएगा और पैसा जाएगा। अब कैसे भी आए, आप बैंक से लोन लोगे, लायबिलिटी है, पर हम कैश फ्लो में क्या करते हैं, उसे ऐड ही करते हैं। क्यों करते हैं, भाई पैसा आ रहा है, ठीक है। लायबिलिटी वो हमने लिख दी ना बैलेंस शीट में, जब लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में कर चुके तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश की बात होगी। ये बात ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन करते वक्त हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में वही पुराने कॉन्सेप्ट रहते हैं, असेट है डेबिट कर दो ऐड कर दो, नहीं। इक्विटी शेयर से लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या कर दो, लेस कर दो, नहीं, आपको वो ऐड करना है। जहाँ से पैसा आएगा वो ऐड होगा और जहाँ पैसा जाएगा वो लेस होगा। ओके, चलें अब आगे। कितने कंपोनेंट हैं कैश फ्लो के, देखो 3 कंपोनेंट हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ईच सेक्शन क्लासिफाई द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज डिफरेंटली बेसिस ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के नेचर के बेस पर हम ये देखेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ये देखो आपको चार्ट के तौर पर बताया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैश फॉर अ कंपनी। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैश फॉर अ कंपनी क्यों बोला गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, क्योंकि देखो आप जो बिजनेस कर रहे हो वहीं से तो मेन पैसा कमाते हो। असेट बेचना खरीदना तो वंस इन अ वाइल होता है, कभी कभी होता है, आपका यही काम थोड़ी असेट खरीदा असेट बेचा, असेट खरीदा असेट बेचा, फिर तो आप उस असेट के डीलर हो गए, फिर वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, है ना। आपका कपड़ों का काम है तो देखो कपड़ों को बेचना और खरीदना ही क्या है, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, तो वहां से जो पैसा आएगा उसे क्या बोलेंगे, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा वो। अब आप सामान बेचते हो, कभी कभी हम कैश बेचते हैं और उधार बेचते हैं, तो डेटर जो पैसा देंगे किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आपने खरीदा, उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स आ गए, तो आप भी क्रेडिटर्स का क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, दैट इज योर कैश आउटफ्लो। पैसा जाएगा तो आउटफ्लो आएगा तो इनफ्लो। एग्जाम्पल देखो, मनी रिसीव फ्रॉम सेल, सामान बेचने से, माल बेचने से जो पैसा आता है दैट इज योर इनफ्लो। मनी रिसीव फ्रॉम अदर इनकम, कुछ अदर इनकम हो गई दैट इज योर इनफ्लो। आउटफ्लो देखो, मनी पेड फॉर स्टॉक, मनी पेड फॉर स्टॉक परचेज का फैंसी नाम है,
परचेज क्या करते हैं हम, स्टॉक, सामान ही तो खरीदते हैं। जिन गुड्स को हम बेचते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। उसी के लिए जो पैसा खर्च किया वो क्या है, मनी पेड फॉर स्टॉक, दैट इज परचेजेस। ओके, मनी पेड फॉर एक्सपेंसेस, बिजनेस चलाने के लिए सैलरी, वेज, रेंट, एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, एडमिन, ये सब क्या देने पड़ते हैं आपको, खर्चे जो आपको पे ऑफ करने पड़ते हैं उनको दोगे तो भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। सरकार आ जाती है फिर आपसे टैक्स लेने, बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार भी क्या लेगी, आपसे टैक्स लेगी, वो भी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। मनी पेड फॉर डिविडेंड्स, आपने डिविडेंड दिया, क्यों, उन लोगों से आपने क्या ले रखी है, कैपिटल ले रखी है, फिर किसका पार्ट है, मनी आउटफ्लो का पार्ट है, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मनी पेड फॉर डिविडेंड, मनी पेड फॉर इंटरेस्ट, मनी रिसीव्ड एज डिविडेंड, मनी रिसीव्ड एज डिविडेंड। देखो रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग और पे किया तो डिविडेंड। अब ये दोनों ऑपरेटिंग में क्यों आए, इसका पॉइंट हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है। अब आ जाइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जहां बिजनेस इन्वेस्ट करता है, कोई भी असेट हो सकता है, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। कि मैम इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या होते हैं, टेंजिबल मतलब वो असेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल मतलब जिन असेट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है इनटेंजिबल असेट की। तो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो है टेंजिबल असेट, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो है आपके इनटेंजिबल असेट। कोई भी आप असेट आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ असेट, फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो गए आपके। मनी रिपेड फॉर रिप्लेसिंग टेंजिबल असेट, मनी पेड फॉर बाइंग न्यू असेट, सब आउटफ्लो का पार्ट है, ठीक है। वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था बोर्ड पर, वही इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ लोन, इशूइंग ऑफ शेयर। आप लोन लेते हो, शेयर इशू करते हो, डिवेंचर इशू करते हो, ये सब क्या है, आपका पैसे उठाने के तरीके हैं बिजनेस के लिए, पब्लिक से या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आपका तो कैश इनफ्लो हो रहा है तो ऐड कर दो, और आप इनका जब पेमेंट करते हो तो कैश को क्या कर देंगे हम, आउटफ्लो, दैट इज माइनस कर देंगे। देखो पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, आएगा तो क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो, और जा रहा है तो क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो, ठीक है। ये तो हो गई आपकी 3 मेजर एक्टिविटी जिनसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। वही जो चार्ट में लिखा हुआ था वही आपको एलैबोरेट करके लिखा हुआ है, आप एक बार इसे रीड आउट कर लीजिए। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब मेन काम जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और बिजनेस एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट क्लासीफाई एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और जो इन्वेस्टिंग नहीं है और जो फाइनेंसिंग नहीं है वो क्या है, आपकी ऑपरेटिंग है। इन्वेस्टिंग में क्या लिख देना, जो ऑपरेटिंग नहीं है, जो फाइनेंसिंग नहीं है, वो क्या है, आपकी इन्वेस्टिंग है, ठीक है। कैश इनफ्लो कैसे होगा ऑपरेटिंग में, कस्टमर पैसा देगा, क्यों, क्योंकि आपने सामान बेचा है उसे। कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर, तो भी क्या हो गया, इनफ्लो, ये वाला पॉइंट। और पे करने वाला पॉइंट मैं भी आपको बाद में बताऊंगी। जब हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम इनको एड या लेस यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिल रही है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग पर आप उन्हें दे रहे हो, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन दोनों का ऑपरेटिंग में आने का क्या मतलब है, इसका पॉइंट अभी हम दोनों को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, आपने एम्प्लॉइज को पैसा दिया, ठीक है, सप्लायर्स को पैसा दिया। सप्लायर मतलब तुम्हारे क्रेडिटर जिनसे आप सामान खरीदते हो बेचने के लिए। एम्प्लॉइज मतलब आपके वर्कर्स, एम्प्लॉइज उनको क्या दोगे, आप वेजेस दोगे, सैलरीज दोगे, तो क्या है, बिजनेस के खर्चे हैं, खर्चों का नाम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सरकार को क्या दोगे, टैक्स दोगे, कैश पेड टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, किसका पार्ट है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये पार्ट है। एक बार इन्वेस्टिंग भी पढ़ते हैं, उसके बाद फाइनेंसिंग, उसके बाद ये अपन फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे इनका कैलकुलेशन करते हैं। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहां आपने इन्वेस्ट किया है, कोई असेट खरीदा, ठीक है,
खरीदा तो पैसा गया, असेट बेचा तो पैसा आया। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करा, पैसा गया एक बार के लिए, वो लोग क्या दे रहे हैं आपको, रिटर्न्स दे रहे हैं, तो पैसा आ रहा है। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड ट्रांजेक्शन involving the acquisition and disposal of long term assets like property, plant, equipment and investment. Acquisition मतलब खरीदना, एक्वायर करना, जब संपत्ति आपके नाम हो जाएगी, है ना, दैट इज योर एक्विजिशन। डिस्पोजल मतलब आप उसे बेच रहे हो, आपके नाम से वो किसी और के नाम अब ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड होता है, एक्विजिशन करना असेट का, या फिर उसको डिस्पोजल करना किसका, अपने लॉन्ग टर्म असेट का, वो असेट जो हमें क्या आप देते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। क्या नाम है उनका, प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका प्लांट हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, किसी और कंपनी के, किसी और फर्म के, किसी और ऑर्गेनाइजेशंस की आपने सिक्योरिटीज क्या कर रखी हैं, परचेज कर रखी हैं। मान लेते हैं आप एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, आपने किसी क्लॉथ ब्रांडिंग में क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने कुछ टाटा के शेयर्स ले रखे हैं, बिरला के शेयर्स ले रखे हैं, आपने कुछ रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं, फॉर द बिजनेस पर्पस किस में आ जाएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अब देखिए बेचते हैं पैसा आएगा, खरीदते हैं पैसा जाएगा, ठीक है। लोन आपने लिया, नो डाउट लाइबिलिटी बढ़ गई, उसका ट्रीटमेंट हम और फाइनेंशियल्स में कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम क्या लिखेंगे कि लोन लिया तो पैसा आया है, तो उससे ऐड कर दो, लोन का पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, दैट इज कैश आउटफ्लो, उसे लेस कर दो, ठीक है। कैश इनफ्लो पैसा आना, कैश आउटफ्लो पैसा जाना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या बताया मैंने अभी, जहां से बिजनेस करने के लिए पैसा उठाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा आपके चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीएसटी में, दैट फाइनेंस इज द रियल ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का खून कौन है, फाइनेंस। देखो पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो मेन एक्टिविटी भी क्या हो गई, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो इस पर तो आपको मेजर फोकस करना ही पड़ेगा। जहां से बिजनेस क्या करता है, पैसा उठाता है, किससे उठाएगा, पब्लिक से लेगा, शेयर्स इशू करेगा, बैंक से लेगा, गवर्नमेंट से लेगा, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा, नॉन बैंकिंग कंपनी से लेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से भी लेते हैं बिजनेस पैसा, दैट इज एनबीएफसी जिन्हें हम बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ से जिस जिस फॉर्म में पैसा आएगा हम ऐड कर देंगे, और जब उनको देने की बारी होगी तब हम उन्हें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट समझते हैं। अभी हमने तीनों एक्टिविटीज देख ली, मोटा मोटी हमें ये पता है कि कौन सी एक्टिविटी में क्या पॉइंट आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी 2-3 पॉइंट हैं जो अभी हम देखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जहां पर कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करके रखती है। कंपनी ने क्या करा, असेट परचेज करा है, क्या कर दो, माइनस कर दो, सेल करा है तो ऐड कर दो। अभी तो नॉर्मल पॉइंट है ये, आपको समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट करा है इन सिक्योरिटीज, क्या कर दो, लेस कर दो। जब आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा है तो पैसा गया होगा, अब आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रिसीव, ऐड होगा। जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न्स की फॉर्म में डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। और मिलेगा इसका मतलब यही है ना कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आपका वो एसेट है, उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आंख बंद करके जब डिविडेंड मिले किस में लिख देना, इन्वेस्टिंग में लिख देना, क्योंकि फाइनेंसिंग में तो आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलने से रहा। क्यों, एक तो आप पैसा उधार ले रहे हो, ऊपर से वो लोग ही आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इमेजिनरी वर्ड में हो सकता है, नॉर्मल ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा जिन लोगों से दे रहे हो वही आपके ऊपर कृपा करके आपको क्या दे दें, डिविडेंड भी दे दें, नहीं, आपको ही उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे ऑफ करना पड़ेगा। तो जहां से आप पैसा उठाते हो उन्हें पे करते हो, फाइनेंसिंग का पार्ट है, लेस हो जाएगा। डिविडेंड अगर मिला है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर मिली है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऐड हो जाएगी।
आई समझ में? इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेंगे इन्वेस्टिंग में, जाएंगे फाइनेंसिंग में, मिलेंगे इन्वेस्टिंग में, जाएंगे फाइनेंसिंग में। ठीक है, एक तो अपना ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का इफेक्ट हम ऑपरेटिंग में देखेंगे। ठीक है, उसके लिए अभी होल्ड कीजिए, अभी आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का ट्रीटमेंट हमने ऊपर ऑपरेटिंग में क्यों किया है। नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर्स। देखो, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं आपका डिबेंचर्स, और एक होते हैं आपका बैंक लोन। ये मेजर 4 तरीके हैं पैसा उठाने के, दैट इज फाइनेंस रेज करने के। किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी? शेयर्स इश्यू करेगी। देखो, कंपनी जब शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो इश्यू करते वक्त हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू होते हैं, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिबेंचर इश्यू किए, ऐड करेंगे। बैंक लोन रेज किया है ना, ऐड करेंगे। अब बारी आती है इनका पेमेंट करने की, तो सबके लिए एक हम अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, इक्विटी शेयर्स का पेमेंट जब हम करते हैं, कंपनी वापस देती है, तो देखो क्या बोलेंगे इसको? बाय बैक। क्या बोलेंगे? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने एक बार जब इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए तो कंपनी के पास मात्र एक तरीका है अपने शेयर को वापस लेने का, दैट इज बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। जब कंपनी अपने खुद के ही शेयर मार्केट से जाकर खुद ही खरीद लेती है, क्योंकि कंपनी के पास अब पैसा है, पैसा है तो कंपनी क्यों चाहेगी किसी और के पास मेरे शेयर रहें? तो कंपनी क्या करेगी? उनको ज़्यादा पैसा फेंकेगी, वो लोग आपके शेयर्स क्या खरीद देंगे? बेच देंगे, और आप अपने आप से क्या खरीद लोगे? अपने शेयर खरीद लोगे। तो कंपनी जब अपने शेयर खुद खरीदती है, दैट इज बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो है आपका बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी क्या करती है? रिडम्पशन करती है। क्या करती है? रिडम्पशन। तो बाईबैक करते वक्त पैसा गया, लेस कर दो। रिडम्पशन के वक्त भी पैसा गया, लेस कर दो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हो सके तो इसे बना लेना, कोई पॉइंट है जो छूट जाएगा अगर नोट्स में तो वो यहाँ कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो इसे बना लेना अपनी नोटबुक में, जिसमें आपको आगे रिवीजन करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो याद रहे। कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप नोटबुक खोलो और आपको कन्फ्यूजन क्लियर। डिबेंचर इशू करें तो पैसा आया, हमने ऐड कर दिया, अब वक्त है डिबेंचर्स को वापस देने का। बहुत ले लिया उनका पैसा, अब आपको क्या करना पड़ेगा? उनका भी कंपनी क्या करती है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिबेंचर रिडीम हो गए, तो दैट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब कंपनी ने उनका पैसा वापस उन्हें दे दिया। ये भी लैस हो जाएगा। बैंक लोन का डायरेक्ट ही लिख देते हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, गॉट इट। इक्विटी शेयर को इश्यू किया और जब वापस पेमेंट हुआ तो क्या बोला? बायबैक। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? डिबेंचर के लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बैंक लोन का जब रीपेमेंट किया तो क्या बोला उसे? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आने चाहिए थे। ठीक है, अब मेजरली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपकी हो चुकी है ओवर। अब आते हैं अपन मेन एक्टिविटी, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ जाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। देखो, 2 मेथड होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश इनफ्लो है और कितना कैश आउटफ्लो है, उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास मेजर 2 तरीके होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है मेथड कैसा है? डायरेक्ट।
कस्टमर से पैसा आ रहा है, ऐड कर दो, कस्टमर को पैसा जा रहा है, सप्लायर को पैसा जा रहा है, लेस कर दो। कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल, ऐड कर दो। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ परचेज, लेस कर दो। मतलब जिसमें हम डायरेक्टली सीरियल वाइज मेजर एक्टिविटीज को लिखते चलते हैं, मतलब सीधा मेथड है। कौन सा मेथड है? सीधा। देखो डायरेक्ट मेथड, लिस्ट ऑल कैश रिसिप्ट, जहां जहां से पैसा आया एक साइड लिख दो, माइनस क्या कर दो, जहां जहां पैसा गया। पता चल जाएगा नेट पैसा आया है ऑपरेटिंग से या सिर्फ नेट पैसा गया है। पॉजिटिव भी हो सकता है रिमेनिंग आंसर और नेगेटिव भी हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव दैट इज कैश इनफ्लो एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज कैश आउटफ्लो। अगर इनफ्लो होता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैश जनरेटेड। क्या यूज करते हैं? कैश जनरेटेड। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या है? डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि कस्टमर को पैसा आया, कस्टमर से पैसा आया, सप्लायर को पैसा दिया, कैश सेल हुई तो हमें पैसा आया, कैश परचेज हुई तो पैसा गया। मतलब डायरेक्ट एक हम लिस्ट बना देंगे जिसमें सारे हम पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को लिख देंगे जो भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन से हमको हुई हैं। बात खत्म। बस इतना सही पॉइंट था कि डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें बिजनेस में जहाँ से पैसा आता है और जहाँ पैसा जाता है उसके ऑपरेशनल वर्क से रिलेटेड सबको लाइन से लिख देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, पता चलेगा ऑपरेटिंग से पैसा जनरेट हुआ है या फिर मोर आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो आप नॉर्मल लिखिए और नेगेटिव आता है तो उसे ब्रैकेट में लिखिए। अकाउंटेंसी में कोई भी नेगेटिव टर्म को आप माइनस का साइन लगाकर डिनोट नहीं करते हो, उसे क्या लिखते हो? ब्रैकेट में लिखते हो। ओके, तो देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या हुआ? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, सैलरीज दी आपने, ठीक है, वेजेस दिए आपने, इंटरेस्ट मिली आपको, कमीशन मिला आपको, ठीक है, बेड डेट होगा, ये सब किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बिजनेस कर रहे हो तो ये होगा ही होगा, तो ये सब किस में आ जाएगा? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। बहुत ईजी मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर देगा। मेन आपके सिलेबस का यही पार्ट है, डायरेक्ट मेथड के तो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। आ जाइए इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो मेथड का नाम ही क्या है? इनडायरेक्ट, मतलब सीधा तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ कैसे चलेगा? इनडायरेक्टली चलेगा, रिवर्स चलेगा। तो देखो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त स्टार्टिंग कहाँ से की थी? स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड P&L बनाते वक्त। अब देखो मैं कंपनी का फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल ही बता दे रही हूँ। ट्रेडिंग P&L में यहाँ आपका जीपी आया था, ये जीपी इधर आ जाता है, उसके बाद आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे ही कंपनी का तो फॉर्मेट ऐसा होता है, यहाँ लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो कंपनी का ही बना देते हैं एक बार। कैसा बनाते हैं हम P&L? सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम्स को हम क्या कर देते हैं? इसमें ऐड कर देते हैं, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्या करेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस माइनस करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं, एंड अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। क्या आ जाता है लास्ट में आपके पास? नेट प्रॉफिट। उसके बाद आप सरकार को टैक्स देते हो, उसके बाद क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्टिंग ही कहाँ से करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करेंगे। मतलब जो ये निकला ना आपका यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट, टैक्स देने से पहले जो पैसा आपके पास बचा है वहां से हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग। इसका मतलब मैम हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल नीचे से। इसका मतलब जो चीज़ें ऐड होनी होंगी उन्हें क्या करेंगे? लेस करेंगे, और जो लेस होनी होंगी उन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नाउ बस यू गॉट इट, बस इतना ही है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे। मेजर पॉइंट याद रखना है, नीचे से स्टार्टिंग किया मतलब रिवर्स चलेंगे। मेथड कौन सा है? इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट तो ये कोई बात करेगा नहीं। ठीक है, आ जाइए
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब बिजनेस के वो आइटम्स जो नॉर्मल कोर्स में बिजनेस में नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो आइटम्स क्रिएट नहीं होते हैं, जैसे कि असेट बेचा लॉस हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। तो उन सबसे पहले आपको जो नेट प्रॉफिट आया है वो, उसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद हम टैक्स देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से पहले के प्रॉफिट की बात हो रही है, तो हम वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं। क्यों, लॉजिक समझो पहले, हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं। देखो क्या बना रहे हैं, हम कैश फ्लो बना रहे हैं, तो कौन से आइटम्स की बात होगी, सिर्फ कैश रिलेटेड आइटम्स की बात होगी। अब देखो इनडायरेक्ट मेथड में हमने स्टार्टिंग कहाँ से कर दी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ से स्टार्टिंग की है। अब देखो ये जो प्रॉफिट निकला होगा इसमें सारे खर्चे माइनस हुए होंगे, ऑब्वियसली हुए होंगे, है ना। डेप्रिसिएशन भी माइनस हुआ होगा। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस यानी आप असेट को जाकर देते हो कि ले असेट तू घट गया, ले 2000 रुपये ले ले तेरे डेप्रिसिएशन की, नहीं, उसका पेमेंट आपको किसी को करना नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके खर्चा बुक करते हो और अपने P&L में शो करते हो कि आपने सही किया है। देखो रूल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स ऐसे ही बनते हैं, बैलेंस शीट P&L में डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन कैश फ्लो क्या कहता है, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा, मैं सिर्फ कैश के आइटम्स का ही ट्रीटमेंट अपने अंदर लूँगा। तो भाई जब वो बोल रहा है कि सिर्फ कैश के आइटम्स का ट्रीटमेंट लेगा, तो जो डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दिया था उसे अब मैं क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन लेस करा, प्रॉफिट कम हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है, डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट कम हुआ होगा, गलत हो गया ही तो हम क्या करें, उसे वापस से ऐड कर रहे हैं। तो जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं जो P&L में लेस हो गए थे, सबको क्या कर दो, वापस ऐड कर दो, बस वही लिखा हुआ है। आपने क्या किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो प्रॉफिट कम हो गया था डेप्रिसिएशन को माइनस करते हुए, उसे क्या कर दो, आप वापस से ऐड कर दो। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स असेट पे जो लगता है, दैट इज ऑन टेंजिबल असेट। अमोर्टाइजेशन मतलब जो इंटेंजिबल असेट्स पे लगता है, जैसे गुडविल राइट ऑफ हो गई, माइनस की होगी, आप उसे ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आपको ऐसा अंदाजा हो रहा है, आपने क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया कि ये डेटर्स खराब हो जाएंगे, आपको उन पर डाउट है, ठीक है, वो पैसा गया थोड़ी है कहीं आपका नहीं, लेकिन फिर भी आपने प्रोविजन बनाकर अपना प्रॉफिट कम दिखाया था, पैसा गया नहीं, आउटफ्लो तो रियलिटी में आउटफ्लो नहीं हुआ, तो आउटफ्लो नहीं हुआ तो वापस से उस पैसे को यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि एक्चुअल कैश की पोजीशन तभी पता चलेगी जब हम सारी फिगर्स को एक्चुअलिटी में ही लेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को मारो गोली, और कैश फ्लो का अलग कॉन्सेप्ट है, वैसे हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे। तो जो खर्चे आपने लिख दिए थे P&L में, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, सबको क्या कर दो, वापस से ऐड कर दिए जाएंगे। अब देखो जब मैंने खर्चे नहीं दिए तो ऐड करे, ऐसे ही कुछ इनकम्स होती हैं जो आपको नहीं मिलती हैं, फिर भी आप उन्हें क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, उन्हें क्या कर दो, अब लेस कर दो। सिर्फ खर्चों की बात नहीं होगी, पैसे अगर गए नहीं ऐड कर दिए, तो पैसे अगर मिले नहीं तो क्या कर दो, उन्हें लेस कर दो। वही लिखा हुआ है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपने वापस से ऐड कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, जैसे कि आपने असेट बेचा, नुकसान हो गया आपको, आपने क्या किया होगा, उसे लेस किया होगा, ठीक है, उसे क्या कर दो, वापस से ऐड कर दो, ठीक है, क्या कर दो, उसे वापस से ऐड कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, देखो असेट बेचा, प्रॉफिट हुआ होगा, उसे क्या कर दो, लेस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, असेट बेचना, खरीदना, उसके ऊपर प्रॉफिट होना और लॉस होना, ये आपके कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनता है। तो आपने असेट बेचा, खरीदा, इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग में उसका अकाउंट बना के हम कर देते हैं। तो यहाँ आपने जो लॉस हुआ उसे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है आपका। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को मेजर ऑपरेशंस के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वापस इसे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो आपने ऐड किया होगा, अब इसे क्या कर दो, लेस कर दो। ऐसे ही हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं, यहाँ
लेस करते हैं। जैसे कि देखो प्रॉफिट तो आपका लास्ट P&L के बाद ही आता है, तो P&L में तो इंटरेस्ट, डिविडेंड का पेमेंट और रिसिप्ट सबका ट्रीटमेंट हुआ होगा। तो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिली थी, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिली थी उसका ट्रीटमेंट आपने इन्वेस्टिंग में ऐड करके लिख दिया। अगर अब आप यहाँ पे भी प्रॉफिट में उसे ऐड रहने दोगी तो डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पर माइनस कर देते। एक ही जगह दिखाना है तो यहाँ से माइनस कर दो और वहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, एक ही बात है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब जब सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो उसी को रखा जाएगा। अब रिवर्स स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो जो चीज़ें गलत इंक्लूडेड थी उन्हें लेस कर दो और जो नहीं थी उन्हें ऐड कर दो। सिंपल सा पॉइंट है बस, कि जो ऑपरेटिंग था उसे इसमें रहने दो, लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग है उन्हें ऐड और लेस कर दो। एक बार फॉर्मेट से देखो, ये आपका P&L है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, बाय GP से स्टार्टिंग होती है। देखो टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टू डेप्रीसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेट लिख दो, टू अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय commission receive, by dividend, to interest। इसके बाद आ गया टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो तो देखो इसमें तो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, कैश, नॉन कैश सारी एक्टिविटी शामिल है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, कैश फ्लो की। इसका मतलब कैश के अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी उसे सेट कर देंगे, मतलब एडजस्ट कर देंगे, और ऑपरेटिंग के अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी उसे भी क्या करेंगे, हम एडजस्ट कर देंगे। तो बस आपको लाइन से दो चीज़ें छांटनी है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसे अलग करो, नॉन ऑपरेटिंग को अलग करो, जो कैश है वो उसको अलग करो, नॉन कैश को अलग करो। ठीक है। अब देखो बिजनेस कर रहे हो, एम्प्लॉयज होंगे, सैलरी देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन डेप्रीसिएशन तो भाई नॉन कैश है। आपने यहाँ लिख के प्रॉफिट कम कर दिया, क्या कर दो, इसे ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर बैड डेट, खराब थोड़ी हुए हैं डेटर्स, आपको किसी ने पेमेंट थोड़ी किया है, कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश है, वापस से इसे क्या कर दो, ऐड कर दो। इसको आपने यहाँ लिखा, जीबी में से आपका प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए हम वापस से उन्हें ऐड करके सही ट्रीटमेंट दिखाना चाहते हैं कैश का। किसका, कैश का। अमोर्टाइजेशन नॉन कैश है, ऐड कर दो। मशीन बेचकर नुकसान हो गया तो आपके बिजनेस का काम नहीं है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो वहाँ इसका हम एडजस्टमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हमने माइनस किया, ऐड कर दो। इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया इंटरेस्ट का, फाइनेंसिंग में नो डाउट लेस होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आया समझ में कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन सबको यहाँ हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने अलावा किसी को अपने घर में आने नहीं देती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कुछ पार्ट है तो उन्हें क्या कर दो, ऐड या लेस कर दो। अगर मिल रहा था तो लेस कर दो और दे रहे थे तो ऐड करके उसका ट्रीटमेंट शो कर दो। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव आपने यहाँ लिख दी, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, यहाँ लेस कर दो। डिविडेंड यहाँ मिला, यहाँ लेस कर दो। आया समझ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश को हटाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग को हटाएंगे, तो जो ऐड हुए तो उन्हें लेस करेंगे, जो लेस हुए तो उन्हें ऐड करेंगे। ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इंटरेस्ट और डिविडेंड का ट्रीटमेंट ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, प्रॉफिट में आपने चार चीजों का ट्रीटमेंट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने रेशियो वाली क्लास देखी होगी या रेशियोज का रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। तो अब हम कैश फ्लो में चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऐड या लेस करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब देखो उसके बाद हम
प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत हुई थी, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि कमाया है बिजनेस से आपने पैसा तो सरकार आएगी उसे टैक्स दो, क्या बचा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव है तो जनरेटेड वर्ड यूज कर लेना, नेगेटिव है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ब्रैकेट में अमाउंट को हम डिनोट कर देंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड की चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देखो करंट असेट और करंट लायबिलिटी के चेंज को हम यहां पर लिखते हैं। देखिए पहले करंट असेट्स आपके 1,20,000 से अब आपके करंट असेट हो गए 1,50,000। असेट बढ़ गए या घट गए, असेट आपके इंक्रीज हो गए हैं, पहले 120 थे प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में कितने हो गए 1,50,000, मतलब असेट तो आपके बढ़े हैं 30,000 से, अच्छी बात है, असेट बढ़े हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर क्या करेंगे हम उसे लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि असेट बड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपने पैसा दिया ही होगा। मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड, क्या कर दो उसे लेस कर दो। असेट बढ़ने से कौन सा असेट डिक्रीज हो गया, कैश वाला असेट आपका डिक्रीज हो जाता है, तो क्या कर दो इसको लेस कर दो। याद रखने के लिए ऐसे याद रखोगे आप कि असेट का बढ़ना अच्छी बात है, कैश फ्लो के अकॉर्डिंग बेकार बात है, लेस कर देता है कैश फ्लो। असेट का घटना, अगर असेट डिक्रीज होता है, अगर असेट डिक्रीज होता है, बेकार बात है हमारे लिए कि भाई हमारे असेट घट गए, इनके लिए बढ़िया बात है, ये इसे क्या करते हैं ऐड करते हैं। देखो मेथड का नाम ही इनडायरेक्ट मेथड था, मतलब वो सीधा कोई भी काम नहीं करेगा। उसने नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग की बिल्कुल ही उल्टे चल रहा था, हमने भी कर दी, हमने फालतू के आइटम्स जो हमने लेस किए तो उन्हें ऐड कर दिया और जो ऐड किए तो उन्हें लेस कर दिया। अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का भी ट्रीटमेंट मांग रहा है, हम वो भी कर देंगे। कैसे, असेट बढ़ेगा लेस करेंगे, असेट घटेगा ऐड करेंगे। अब देखो रिवर्स लायबिलिटी के साथ होता है आपका, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, अगर बढ़ गई बेकार बात है, लायबिलिटी बढ़ गई, ये इसे क्या करेंगे ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट जाती है तो उसे हम क्या करेंगे लेस करेंगे। इनके अंदर का लॉजिक भी समझ में आया होगा। देखो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, आपकी अगर लायबिलिटी बढ़ी है दैट मीन्स आपको मोर पेमेंट करना है, अभी आपको उन लोगों को ज़्यादा पैसे देने हैं, लेकिन आपने दिए नहीं है ना। अगर आप कैश पेमेंट कर देते तो कैश माइनस हो जाता, आपने लायबिलिटी बढ़ाई है, पैसा दिया नहीं है, इसका मतलब उसे ऐड कर दिया जाएगा। पैसा आपके पास ही तो आया है, आपने दे दी लायबिलिटी, कैश तो कम हुआ होगा, इसलिए ये लोग लेस करते हैं। तो करंट लायबिलिटी घटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसा गया, इसीलिए कैश फ्लो में से क्या करते हैं लेस करते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब उधारी बढ़ी है, कैश तो वहीं की वहीं है, इसीलिए इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। करंट असेट बढ़ गया, पैसे देके आया होगा, इसका मतलब उसे लेस कर दो, पैसा गया। और करंट असेट अगर घट गया, इसका मतलब बेचा होगा, पैसा आया होगा, इसे क्या कर दो ऐड कर दो। आया समझ में, इसीलिए रिवर्स चलते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है कि अच्छी बात है बुरी बात है, ये तो याद करने का तरीका है कि देखो असेट बढ़े अच्छी बात है लेस कर दो, उल्टा चलता है ना कैश फ्लो, असेट घटे बेकार बात है ऐड कर दो। लॉजिक भी पता होना चाहिए आपको, क्यों हम ऐड और क्यों हम इन्हें लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर असेट आपके बड़े हैं इसका मतलब कैश का आउटफ्लो जरूर हुआ है, असेट घटे हैं तो कैश का इनफ्लो हुआ है। गॉट इट। इसी के साथ खत्म होती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन से मेथड से भी, इनडायरेक्ट मेथड से भी। कहाँ से स्टार्ट करनी है एक बार फिर से डिक्टेट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो पैसा जिसमें से अभी टैक्स नहीं गया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसे लेंगे। उसमें किसको ऐड या लेस करेंगे, देखो नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कर दो ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर दो ऐड कर दो। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस हैं, सबको ऐड कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कर दो आप लेस कर दो। उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड वाला ट्रीटमेंट आ जाएगा। पे किया था उधर लेस किया, इधर ऐड कर दो। और इन्वेस्टिंग में आपने रिसीव किया तो इधर लेस कर दो। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल, असेट बढ़े हैं लेस कर दो, घटे हैं ऐड कर दो, लायबिलिटी बढ़ी हैं ऐड कर दो, घटी हैं लेस कर दो। उसके बाद टोटल करो,
टैक्स का पेमेंट करेंगे, क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का आपको, उसके बाद उसमें बता रखा है डेप्रिसिएशन जोड़ दो 10,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, बेकार बात है, ये लोग क्या करेंगे, उसे ऐड कर दो, टैक्स पे किया 10,000 उसे लेस कर दो, सबका ट्रीटमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो 1 लाख में 10,000 ऐड किया, 5,000 ऐड किया, 5,000 ऐड किया और 10,000 लेस किया, क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, दोनों मेथड से कैश फ्लो हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है वो हमने देखा, दोनों मेथड से निकालना देखा है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इन्वेस्टिंग भी समझ लिए और फाइनेंसिंग भी समझ लिए। अब हम क्या देखेंगे कि भाई अब पूरा फॉर्मेट क्या है, टुकड़ों में तो पढ़ लिया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फर्दर प्रोसीड करते हैं, हम पूरा फॉर्मेट पढ़ते हैं एक बार। देखिए इनडायरेक्ट मेथड से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है क्या, कैश फ्लो कैसे बनाया जाता है। स्टार्टिंग किससे करेंगे, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग की थी, अभी जस्ट पढ़ा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। किसका ट्रीटमेंट लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। वेट सेकेंड गाइस, सबसे पहले क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। आइटम्स जो ऐड होंगी जैसे कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऑन डिवेंचर्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कौन सा आइटम है सारे, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। प्रोविजन बनाया था आपने डाउटफुल डेट्स के लिए, उसे क्या कर दो, ऐड कर दो कि वो खर्चे हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं, वो लॉसेज हैं जो आप P&L में लिखकर गलती कर चुके हो, किसके अकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग के अकॉर्डिंग। आपका P&L सही था, ठीक है, वो अलग पॉइंट है, कैश फ्लो के अकॉर्डिंग ये नहीं लेस होने चाहिए थे, तो कैश फ्लो ने ऐड करके अपना प्रॉफिट फिर से बढ़ा लिया। कुछ चीजें आपने ऐड की थी, कैश फ्लो ने क्या कर देगा, लेस कर देगा। इंटरेस्ट की इनकम को लेस करो, इन्वेस्टिंग में आएगी। डिविडेंड की इनकम को ऐड करो, लेस करो, इन्वेस्टिंग में आएगी। रेंटल की इनकम को लेस करो, इन्वेस्टिंग में आएगी। तो खर्चों को ऐड करो, इनकम्स को लेस करो, जो एक दूसरी एक्टिविटी का पार्ट है और जो नॉन ऑपरेटिंग है उनको। असेट बेचकर प्रॉफिट हो गया, अरे इन्वेस्टिंग में ट्रीटमेंट करो, उसे यहाँ पे हटा दो, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी वर्किंग कैपिटल का चेंज नहीं किया तो इसे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट देखेंगे, असेट बढ़ेगा, लेस करेंगे, घटेगा, ऐड करेंगे। इज इट विजिबल, असेट बढ़ेगा, लेस करेंगे, घटेगा, ऐड करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स पे करेंगे, कैश फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। कुछ अगर 1-2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगे जैसे डिविडेंड का पेमेंट या फिर प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, अगर उनका ऊपर ट्रीटमेंट नहीं किया उन्हें यहाँ पर हम ऐड या लेस कर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। पॉजिटिव आता है तो वर्ड यूज करिएगा जनरेटेड, और नेगेटिव आता है तो वर्ड यूज करिएगा यूज्ड। क्या यूज करेंगे, यूज, कि पैसा यूज हो गया, ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, असेट बेचा, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आया, इंटेंजिबल असेट बेच दिए, पैसा आया। अब इन तीनों को खरीद लो, पैसा चला जाएगा। इंटरेस्ट मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, रेंटल इनकम मिलेगी, ऐड कर दो। ओके, बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहीं तक है। गुडविल खरीदी है, इधर आ जाएगा। अच्छा, गुडविल बेची है, बेची मतलब राइट ऑफ हो गई, गुडविल ऑपरेटिंग का पार्ट होती है, उसे हम क्या कर देते हैं, वहां पे ऐड कर देते हैं। की तो थी अभी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ अपन उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। अब बारी है फाइनेंसिंग की, जहां से बिजनेस पैसा रेज करता है खुद को चलाने के लिए। शेयर इश्यू करेगा, पैसा आएगा, डिबेंचर इश्यू करेगा, पैसा आएगा, प्रेफरेंशियल इश्यू करेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेगा, बैंक से लोन लेगा, पब्लिक से लोन लेगा, रिश्तेदार से लोन लेगा, सब किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट। पेमेंट करने की बारी है, लेस हो जाएगा।
पेमेंट कैसा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट का होगा और डिविडेंड और इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी उन्हें। यहाँ पे लेस कर दो तो ऊपर क्या हो गई थी, वो ऐड हो गई थी। क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम या फिर यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो तीन चीजें आ गई, ऑपरेटिंग का नाम देंगे ए, इन्वेस्टिंग से जो कैश हुआ वो बी, फाइनेंसिंग से हुआ सी। तीनों को ऐड किया जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे, क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरी साल में कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंजेस हुआ, ये हमने तीन एक्टिविटी से पता लगाया, ए बी और सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। पूरी साल में इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग से कैश में क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे। पूरी साल में जो चेंज हुआ वो हमने यहाँ से निकाला। स्टार्टिंग का आपको कुछ दे रखा होगा कि बिजनेस में स्टार्टिंग में इतने रुपए थे, तो जो चेंज निकला कैश फ्लो स्टेटमेंट से वो जो ओपनिंग बैलेंस उसे ऐड किया जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, लास्ट क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर। साल के अंत में आपके पास कितना कैश बचा है। इंक्रीज डिक्रीज 1 2 3 ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट से निकाला। ओपनिंग को ऐड करा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कैश का मतलब मात्र कैश नहीं है, कैश है, बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हैं, डिपॉजिट्स भी हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम ओपनिंग में ऐड करेंगे, ठीक है। ये ओपनिंग है, इसको मैं चेंज में ऐड कर देंगे, क्लोजिंग आ जाएगा आपके पास। अच्छी बात ये है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज निकालना है। अब उस चेंज में जब आप ओपनिंग को ऐड करोगी तो आपका क्लोजिंग से मैच हो जाना चाहिए। इसका मतलब ऊपर से नीचे आपने सवाल को क्या किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। मतलब ट्रिक क्या है कि मैम देखो ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, आपको उतना ही चेंज निकालना पड़ेगा। तो जो चेंज निकलेगा वो क्लोजिंग और ओपनिंग का क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो भी चेंज आएगा उसे हम ओपनिंग में ऐड करेंगे और आंसर विल बी देयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ पर आपका कैश फ्लो खत्म हो जाता है बनकर, ठीक है। अब एक पॉइंट और रहता है, हमने स्टार्टिंग की थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। किससे स्टार्टिंग की थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। किससे स्टार्टिंग की थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये नेट प्रॉफिट भी निकालना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक वर्किंग नोट गिवन है आपको। दैट इज क्या लेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेंगे बिफोर टैक्स। स्टार्टिंग पॉइंट जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम कैश फ्लो निकालते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको क्या दे रखा होगा, P&L दे रखा होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्लोजिंग दे रखा होगा। ओपनिंग क्लोजिंग को क्या कर देना, एडजस्ट, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दोगे, क्या आ जाएगा, इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग में था 2 लाख, साल के अंत में P&L हो गया 4 लाख, इसका मतलब इस साल कितना कमाया है आपने, 2 लाख। ये किसके अकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग है, कैश फ्लो के हिसाब से सही नहीं है अभी ये चीज़, ठीक है। कितनी है, 2 लाख, यहाँ लिख दी। अब इस प्रॉफिट में से आपने ना डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। जिन लोगों से हम शेयर्स के तौर पर पैसा लेते हैं उनके लिए क्या करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। जो डिविडेंड हम अभी डिक्लेयर करने वाले हैं उसे क्या बोलेंगे, प्रपोज डिविडेंड। हमने ऐसा सोचा है कि हम ये डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो हमने ये प्रॉफिट कम कर दिया होगा। कैश फ्लो क्या कहता है, इसे वापस से क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसलिए हमने प्रपोज डिविडेंड को ऐड कर दिया, जो इस साल का है वो, जो हम इस साल देने वाले थे उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में दिए जाने वाला डिविडेंड, मध्य काल में दिए जाने वाला डिविडेंड। विदिन अ ईयर कंपनी कोई डिविडेंड देती है उसे भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। भाई समझो, प्रपोज डिविडेंड से प्रॉफिट कम हुआ, डिविडेंड से प्रॉफिट कम हुआ, ऐड कर दो। कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको रिवर्स कैलकुलेशन करके ऐड कर रहे हैं। प्रॉफिट हुआ, कुछ पैसा आपने सोचा चलो रिजर्व्स में डाल देते हैं, ठीक है। आपको पॉकेट मनी मिलती है, मान लेते हैं 2000 रुपये, क्या सारी खर्च देते हो, नहीं, कुछ उधारी वापस करते हो, कुछ अपने
पिगी बैंक में डालते हो ना, अपनी गुल्लक में डालते हैं, सेफ रखते हैं कि हम इसे बाद में यूज़ करेंगे काम आने पर। तो रिजर्व्स क्या हैं आपकी, गुल्लक है, आपने अलग से पैसा रख दिया कंटिजेंसीज के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने इस साल टैक्स के लिए क्या बनाया, प्रोविजन की हमें इतना इतना टैक्स होने वाला है, ठीक है, ये टैक्स का प्रोविजन बना। इससे आपने प्रॉफिट को कम कर लिया, इसे क्या कर दो, वापस से ऐड कर दो। क्या करा आपने, ये 4 चीज़ें जिनसे आपका प्रॉफिट घट गया था उसे वापस जोड़ दिया। करंट ईयर का प्रॉफिट आपका कैसे घटा था, ऐसे घटा था, प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, प्रपोज कर दिया डिविडेंड, टैक्स के लिए प्रोविजन बना दिया। ये प्रॉफिट के बाद का ही तो काम होता है, ये P&L का पार्ट नहीं होता, ये बाद का काम होता है। प्रॉफिट निकालने के बाद कंपनी ये सब करती है, तो हमने इसे वापस ऐड कर दिया। लेस रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू P&L, अब ऐड करें वो आइटम्स जो लेस हो गए थे, तो अब लेस किसको करेंगे, जो ऐड हो गए थे। जैसे कि आप जब टैक्स देते हो तो कभी कभी ज़्यादा टैक्स दे देते हैं, सरकार आपको क्या करती है, रिफंड करती है एज अ ग्रांट, एज अ सब्सिडी या फिर टैक्स रिफंड। तो वो इनकम थी आपकी, उसे क्या कर दो, अब यहाँ लेस कर दो। ये हमने ऐसा क्यों किया है, इसका लॉजिक समझ में आया आपको, नहीं आया एक बार देखो। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स का पार्ट होता है आपका ये। रिजर्व में क्या आते हैं, P&L, सिक्योरिटी, प्रीमियम, कंपनी की बात कर रहे हैं हम, जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ किसका पार्ट होती है आपके, रिजर्व एंड सरप्लस का। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो चेंज से स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो जो प्रॉफिट होता है ना कंपनी को, उसी के कंपनी हिस्से कर देती है, मतलब अप्रोप्रिएशन कर देती है। कुछ पैसा रिजर्व में, कुछ पैसा डिविडेंड के लिए, कुछ पैसा इंटरिम डिविडेंड के लिए, कुछ टैक्स के लिए। तो आपने इन सबको इतर बितर करके जगह जगह बांट के इस साल का प्रॉफिट तो घटा लिया ना। तो जो चीज़ P&L में कम हुई है, क्यों, क्योंकि आपने इन 2-3 जगह ट्रांसफ़र कर दी, इसलिए हमने वापस इसे क्या करा है, ऐड करा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालने के लिए कैश फ्लो की हमने P&L का जो अप्रोप्रिएशन था, अलग अलग बटा हुआ था प्रॉफिट ना, अब P&L में तो सिर्फ बचा हुआ आता है क्योंकि कंपनी ने बांट दिया। हमने जो एग्जैक्ट हमें हुआ था प्रॉफिट वो निकाला है, क्योंकि उसी से हमने स्टार्टिंग कैलकुलेशन की थी, तो इसीलिए हमने इन सबको ऐड करा था। आया समझ में? तो मोटा मोटी आपको ये बात याद रखनी है कि इनडायरेक्ट मेथड है, तो जो चीज़ें ऐड हो गई उन्हें लेस कर दो, लेस हो गई उन्हें ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कर रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग का ट्रीटमेंट करेंगे, और कैश फ्लो बना रहे हैं तो नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। ये इसका रीज़न दे रखा है जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ आपका कैश फ्लो चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से ये वीडियो देखनी है, एक बार और देखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको ये प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो 2 से 3 बार बिना देखे लिखना है, अच्छे से कैश फ्लो को समझना है। जब तक आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपके पास आज का टाइम है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी जिसमें हम कैश फ्लो के सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन से ये सोचकर करवाए जाएंगे कि आपने ये फर्स्ट थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वीडियो का, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज वाली वीडियो देख ली हो। अगर आपने नहीं देखी है तो कल वाली क्लास में फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वे देखो क्वेश्चन तो तभी होगा तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरेटिकल पार्ट आपका पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपका टास्क यही है, यही होमवर्क है कि आपको ये अच्छे से चैप्टर रिवाइज करना है। पूरा कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने ये रिवाइज करवाया है। कुछ वर्किंग नोट्स हैं जैसे फिक्स असेट का, डेप्रिसिएशन का, टैक्स का, वो हम कल क्वेश्चन करते वक्त ही समझेंगे, अच्छे से समझ आएंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, ठीक है। फॉर्मेट पूरा कवर है इसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ आज कवर करवा दिया है, ठीक है। छोड़ के देखो नहीं जाना है। चैप्टर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कैश फ्लो से, और बहुत इजी है। आपने आज समझा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी हमारा डाउट, आपको अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब आप जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और उसके बाद हम कल मिलेंगे कैश फ्लो के क्वेश्चंस के साथ। होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। थैंक यू।